हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। यह वीडियो अर्थात वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा भाग होगा। अगर आप कोई भी भाग आपको छूट गया हो या फिर 10 इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर आप छूट गए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से जान लेते हैं। इस वीडियो में अर्थात भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम, दूसरा बढ़ती प्रतियोगिता जिसमें छोटे उत्पादक को हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, और प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो वीडियो के इस भाग से होगा। और बाकी जो क्वेश्चंस छूट गए होंगे उस सारे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले वीडियो के इस भाग में हम लोग विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में जानते हैं, जो कोई भी सरकार अपने देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाती है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम उठा रही है, जिसमें प्रमुख रूप में श्रम कानून में लचीलापन लाने की अनुमति देना है। अर्थात सरकार द्वारा कंपनियों को अनेक नियमों में छूट दे रही है, जिससे कंपनियों को लाभ होता है। जैसे कंपनियां अधिकतर मामलों में स्वयं मालिक के रूप में निर्णय ले सकते हैं। दूसरा नंबर, श्रमिकों का नियमित रोजगार कंपनियों के निर्णय के आधार पर होगा। तीसरा नंबर, कंपनियां श्रमिकों को आवश्यकता अनुसार अर्थात लोचदार ढंग से बढ़ा या घटा सकते हैं। चौथा नंबर, श्रमिकों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कार्य करवा सकते हैं, जिसे हम लोग ओवर टाइम भी कहते हैं। पांचवा नंबर, श्रमिकों का वेतन एवं अन्य भत्ते का निर्णय जो होता है वो कंपनियां ही कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को फायदा पहुंचा सकता है। अर्थात यूं कहें कि श्रम कानूनों में लचीलापन विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो आकर्षित करने के लिए वह श्रम कानूनों में लचीलापन लाती है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां उस देश या उस राज्य में स्थापित हो पाएं। आइए अब हम लोग वैश्वीकरण में बढ़ती प्रतियोगिता में छोटे उत्पादक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैश्वीकरण के कारण लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा से छोटे उत्पादक को बहुत भारी समस्या उत्पन्न हुई है। इनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, प्रतियोगिता करो या नष्ट हो जाओ। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। रवि एक छोटा उद्योगपति है। तमिलनाडु के औद्योगिक शहर होशूर में संधारित्रों का निर्माण करवाता है। संधारित्रों का मतलब होता है कंडेंसर, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक भाषा में कहते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें 20 कर्मचारी काम करते थे इस उद्योग में। जब भारत सरकार ने 2001 में WTO के समझौते के अनुसार आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया, तो विदेशी कंपनियां भारत में आने लगे और अपने सामान, जिसमें संधारित्रों का भी था, कम कीमत पे बेचने लगे। इससे रवि का उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब रवि मात्र 7 कर्मचारियों से ही अपना उद्योग चलाता है और रवि के कई दोस्तों का उद्योग प्रतिस्पर्धा के कारण बंद हो गया। इस उदाहरण से साफ तौर पर यह पता चलता है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, अर्थात वैश्वीकरण के इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जो छोटे उद्योग हैं उनके पास बहुत बड़ी समस्या हो रही है। उनके पास दो ही ऑप्शन है, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। आइए अब हम लोग वैश्वीकरण के इस दौर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दौर में मजदूरों के जीवन को बड़ी बुरी तरह प्रभावित किया है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती है। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए ये श्रम लागत में कटौती करते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो अपनी सस्ती वस्तुएं खोजती है,
अर्थात अधिकतम सस्ती वस्तुओं की खोज करती है। चूंकि ये कच्चे माल में कटौती तो नहीं कर सकती है, और जिसके चलते यह श्रम लागत में कटौती करते हैं, और जब श्रम लागत में कटौती करेंगे तो रोजगार खत्म होगा, अर्थात बेरोजगारी बढ़ेगी। आइए अब हम लोग आगे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूंकि अब सभी के लिए वैश्वीकरण एक सच्चाई है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार को सभी के हितों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार चाहे तो व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है तथा न्याय संगत नियमों के लिए WTO से समझौते भी कर सकती है। अर्थात वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अर्थात हमारे जीवन और आपके जीवन से इसे बाहर निकाला नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं इसे अब न्याय संगत बनाया जाए? इसके लिए सरकार कदम उठा सकती है तथा वह WTO से समझौते भी कर सकती है। आइए अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। वैसे तो कुछ क्वेश्चंस का उत्तर हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में दे दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसका उत्तर हम इस भाग में पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन हो सकता है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद देगा। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों किसी भी देश में निवेश करेगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होगा एवं कंपनियों को निम्नलिखित प्रकार से लाभ होगा। कंपनियां अधिकतर मामलों में स्वयं मालिक के रूप में काम या निर्णय ले सकते हैं। श्रमिकों का नियमित रोजगार एवं कंपनियों के निर्णय के आधार पर होगा। कंपनियां श्रमिकों के आवश्यकता अनुसार लोचदार ढंग से बढ़ा या घटा सकते हैं, और श्रमिकों को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कार्य करवा सकते हैं। 5वां नंबर, श्रमिकों का वेतन एवं अन्य भत्ते का जो निर्धारण है वो कंपनियां ही कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर आप दे सकते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि उनके देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम एवं अन्य संसाधनों का लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। इसलिए मेरा मानना है कि विकासशील देशों को विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए कि वे भी अपनी नीतियां उदार बनाएं तथा किसानों को आर्थिक सहायता बंद करें तथा व्यापार पर अवरोध को समाप्त करें। विकासशील देशों को भी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि व्यापार को दोनों ओर चल सके। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा आपका, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार आप उत्तर इसका देंगे, सरकार द्वारा व्यापार पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। सरकार व्यापार अवरोधों का प्रयोग विदेश व्यापार एवं वृद्धि या कटौती करने के लिए कर सकती है। सरकार द्वारा उदारीकरण करने से वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकेगा तथा विदेशी कंपनियां भी अपने कार्यालय और कारखाना खोल सकेगी। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी होगी, तभी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे।
अगला क्वेश्चन चौथा नंबर इस प्रकार से होगा, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वैश्वीकरण के भविष्य में जारी रहने के कारण विश्व के विभिन्न देशों से वस्तुओं, सेवाओं का तकनीकी, पूंजी आदि का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। इसलिए आज से 20 वर्ष बाद विश्व एक ही बाजार बन जाएगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में स्थित कंपनी को अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा के कारण हम किसी भी उत्पाद को अपने अनुसार फेरबदल करके मंगवा सकते हैं। यातायात के तीव्र संसाधनों के कारण कोई भी उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने तक कम से कम समय में जो है उसको डिलीवर किया जा सकेगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे और आप इसका उत्तर लिख करके अधिक नंबर पा सकते हैं। इस प्रकार से वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चैप्टर है वो आज पूरा हो गया। यह चैप्टर हम 4 भागों में आपको बांट के पढ़ाए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 एंड भाग 4। अगर आप भाग 1, भाग 2 और भाग 3 नहीं देखे हैं तो आप YouTube में इको स्टडी सर्च करेंगे, वो तो वहाँ पे सारे चैप्टर आपको या सारे भाग आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे और आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।